नमस्कार दोस्तों, आई स्पेशल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मेरे माइक में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिसकी वजह से मेरे माइक से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और सारी वॉइस जो है वो एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हुई है। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको साउंड का कुछ इशू मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में साउंड के इशू को लेकर थोड़ा आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को अपलोड करना जरूरी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से आपको साउंड अच्छी मिलेगी। दोस्तों, कुछ दिन से मैं प्री की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा था, चाहे यूपीएससी का हो गया, यूपीपीसीएस का हो गया या फिर बीपीएससी का हो गया। उसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो पहले मेंस दे चुके हैं एग्जाम्स का, चाहे यूपीएससी का या फिर यूपीपीसीएस का या फिर बीपीएससी का ही, बट उनके मेंस के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। मतलब आंसर राइटिंग को लेके उनको प्रॉब्लम होती थी कि चीज़ें तो हमको आती हैं बट आंसर में उस चीज़ को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं और शायद जो बच्चे अगले साल देने वाले हैं और या फिर जो अभी दे भी रहे हैं, मतलब चाहे बीपीएससी हो गया या फिर यूपीपीसीएस हो गया, जो इस साल देने वाले भी हैं, उनके मन में भी एक चीज़ का डाउट था कि सर हमने आंसर राइटिंग की नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर मैं यहाँ पे बात करूंगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आंसर राइटिंग जब स्टार्ट की थी तो मेरे मार्क्स कितने आते थे और मैंने उसको कितने मार्क्स तक खींचा था। मतलब जो मैं आपको आखिरी कॉपी दिखाऊंगा उससे ज़्यादा मेरे मार्क्स आने लगे थे बाद में, बट उसका पीडीएफ मेरे पास है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो कितने मार्क्स मेरे आते थे और मैं कितने मार्क्स इंप्रूव किया था, इससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि इनिशियल स्टेज पे लोगों के मार्क्स कितने आते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर से, जैसा आप जानते हैं मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है, मेंस में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, 800 प्लस मार्क्स आए मेंस में। तो जरूरी नहीं है कि अगर से मेरे मेंस में आए हैं मार्क्स अच्छे तो मेरा स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग अच्छा था। नहीं, मैंने अपने आंसर राइटिंग में इंप्रूव किया है। इंप्रूव कैसे किया है? मैंने टेस्ट सीरीज देख के इंप्रूव किया है। टेस्ट सीरीज में जो मुझे एडवाइस दिए गए थे, जो मुझे सजेशन दिए गए थे, जो मुझे पॉइंट्स बोले गए थे, मैंने उन पे काम किया है, तो मेरा चीजें इंप्रूव हुई हैं। और इस वीडियो में ये बात करूंगा कि मैं पहले कैसे आंसर लिखता था और क्या गलतियां करता था और क्या गलतियां सुधारी कि मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। देखिए, सुनना बहुत ईजी होता है, सुन के आप छोड़ दीजिए तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आप ट्राई कीजिए, उसको आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके ऊपर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वन साइज फिट ऑल पॉलिसी नहीं होती है। जो चीज मेरे लिए काम की है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे, बट आप उसको ट्राई करके देखिए, हो सकता है वो आपके लिए काम कर जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरी पहली कॉपी है। मतलब ये समझिए मेरी दूसरी या तीसरी कॉपी थी जब मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया था। ये मैंने विजन में अपनी टेस्ट सीरीज दी थी और विजन एक ठीक ठाक मान सकते हैं आपकी आंसर राइटिंग के लिए ठीक ठाक कोचिंग है। तो आप देख सकते हैं मेरे 41 मार्क्स आए थे। ये पेपर 250 मार्क्स का था और उसमें मुझे 41 मार्क्स आए थे। तो देख रहे हैं कितने कम आए थे। ये GS3 की कॉपी है और बाद में जब मैंने चीज़ों को इंप्रूव किया तो आप ये देख सकते हैं मेरे 105 मार्क्स आए थे। तो 41 से लेके 105 की जो जर्नी है वो मैंने कैसे अचीव की, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो अगर आप मेरे पुराने कॉपीज को देखें तो यहाँ जो मुझे रिमार्क्स मिलते थे ना, वो भी ठीक ठाक मिलते थे। ऐसा नहीं कि मुझे रिमार्क्स काफी कम खराब मिलते थे। कुछ रिमार्क्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इट इज अप्रिशिएबल दैट यू हैव रिटन ऑल द अटेम्प्टेड आंसर इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेरा हमेशा मोटिव रहता था पहले से भी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसी का राउंड आंसर लिखूं। मतलब एग्जामिनर को बरगलाने की कोशिश ना करूं कि भाई पूछा कुछ और गया है, बट पर मुझे जो आता है मैं वो लिखूं। मैं पहले से भी ऐसा नहीं करता था। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं पॉइंट कि ऑल द अटेम्प्टेड आंसर आर वेल रिटन। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि काइंडली ट्राई टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट आर्गुमेंट विद ऑफिशियल कमिटी रिपोर्ट। इसका देख सकते हैं ऑल द अटेम्प्टेड आंसर आर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड, यू हैव एफिशिएंटली यूज्ड फ्लो चार्ट, डायग्राम एक्सेट्रा। एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि एट फ्यू प्लेसेस यू हैव सिंपली मेंशन द नेम ऑफ द कमिटी इन योर सजेशन। इसके बाद जब मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए तो आप देखिए क्या कमेंट थे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट, यू हैव गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अलाइनमेंट इज गुड। कुछ क्वेश्चन में अलाइनमेंट खराब थे बट मोटा मोटा सही था। अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 जो है इज वेरी गुड। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स आर गुड, ऑल्दो लैंग्वेज एंड क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स वर फाइन, यू हैव द पोटेंशियल टू स्कोर मच। तो ये तो बेसिक चीजें। तो मैं आपको यहाँ पे अपने कुछ गलतियां बताऊंगा जो मैंने पहले की थी, जो मैं पहले करता था, जिसमें मुझे 41 नंबर मिले थे और उसको मैं कैसे इंप्रूव किया 105 तक। उससे पहले मैं आपको कुछ अपने आंसर दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले आंसर कैसे लिखता था। तो जैसा आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन था कि डिस्कस द प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग एन इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। तो ये देखिए, पहले मैंने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द प्रोस्पेक्ट, तो मैंने यहाँ प्रोस्पेक्ट की बात की है। इन दिस रिगार्ड द प्रोस्पेक्ट इन इट्स अडॉप्शन आर, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट लिखने की कोशिश की है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था और 150 वर्ड का था, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड लिख नहीं सकते थे। अगर देखें तो इस क्वेश्चन में 3-4 पार्ट है। पहला है आपको प्रोस्पेक्ट लिखना है, दूसरा चैलेंजेस लिखना है, इसके बाद कुछ आपको सजेशन देने होंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज लिखते लिखते आपकी इजिली 150 वर्ड क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स में कंस्ट्रेंट रहना पड़ेगा और अपने थॉट्स को, अपने आंसर्स को कम से कम वर्ड में स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कोशिश की थी कुछ गवर्नमेंट स्कीम का नाम रख दूं, जैसे कि भारत माला हो गया, सागर माला हो गया, सेतु भारतम हो गया। इसके जो चैलेंजेस थे मैंने चैलेंजेस के बारे में लिखे थे। लास्ट
यहाँ से मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन देने की कोशिश की थी। तो यहाँ मुझे 10 में से 5 मिले थे। 10 में से 5 आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मार्क्स है। यहाँ देखते हैं जिसमें मुझे कम मार्क्स मिले तो उसमें मेरी क्या गलती थी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे 10 मिले थे, तो देखते हैं हमने इसमें क्या गलती की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन था कि विथ वुमेन प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, जेंडर स्पेसिफिक इंटरवेंशन कैन बी द की टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्कस। भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए लिंग विशिष्ट हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन में बेसिकली दिखाने की कोशिश की थी कि कितनी परसेंट वुमेन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जैसे 60% यहाँ पे मैंने बताया। इसके बाद मैंने बताया कि वुमेन कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को देखें ना, तो क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम वर्ड में लिखा है, और जैसे आप कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन मेरे उतने खास नहीं है, कोई सजेशंस मैंने दिए नहीं है, और मेरे पॉइंट्स काफी वेग हैं यहाँ पे, उसको किसी डेटा से बैक नहीं किया है। और अगर आप मेरी नई कॉपी में देखें चीजों को लेके, जैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज थे, तो आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पूछा गया था, और इंडिया कैसे और अच्छा कर सकती है अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो पहले मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो लेटेस्ट रैंक है उसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि इंडिया ने कैसे अपने रैंक को इंप्रूव किया है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि और क्या क्या हर्डल आ रहे हैं। इसके बाद फाइनली मैंने कुछ सॉल्यूशन दिए और इसका कंक्लूजन किया मैंने। तो अगर हम बात करें कि मेरी क्या क्या गलतियां होती थी और मैंने उसको कैसे इंप्रूव किया जिससे मेरे मार्क्स 41 से लेके 105 तक पहुंचे, तो यहाँ कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने चाहिए अपना पेपर देते वक्त। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है कि क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी का डिबेट। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि 20 क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो क्या हम पूरा 20 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें या फिर कुछ क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट करें, बाकी जो हमको क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दें। तो मेरा अप्रोच पहले ऐसा ही था कि मुझे जो क्वेश्चन अच्छे से आते थे मैं उन्हीं को अटेम्प्ट करता था। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मेरे 41 नंबर आए थे, मैंने आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल 20 में से। तो यहाँ पे मुझे मार्क्स अगर से स्कोप होता अभी तो कितना दे देता। अगर से कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो बहुत ज्यादा आपको 6 7 दे देगा, इससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मैंने सीधे 15 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे अच्छे से नहीं आता है तो बीट अराउंड द बुश करने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ना ही सही है। क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर हो सकता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े कि इसको आता नहीं है और ये फिर भी कुछ लिखे जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जब मेरे 105 नंबर आए थे तब मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन मुझे आता था सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें ना आती हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बेसिक फ्लो चार्ट, बेसिक डायग्राम बना के उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, उसमें आपका 5 नंबर आ रहा है तो आपको 5 से 7 जाने में बहुत मेहनत लगेगी। पर कोई दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, उसमें 2 नंबर पाना काफी ईजी है। तो कोशिश करिए कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी को बैलेंस करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वांटिटी में आपको हमेशा पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे आपको आए या ना आए। अगर सिद्धम नहीं आता है भाई, कुछ टॉम डिक एंड हैरी कुछ भी पूछ लिया जो आपको कुछ भी नहीं आता, तब बात अलग है। बट अगर उसके अराउंड आपको कुछ भी आता है तो आप आंसर लिख के आइए, आपको श्योर शॉट 1 से 1.5 नंबर जरूर मिलेगा। और ऐसे 20 क्वेश्चन में अगर आप 1 से 1.5 नंबर को बढ़ा के देखिए तो आपके एक पेपर में 20 नंबर हो जाते हैं और 4 पेपर में आपके 80 नंबर हो जाते हैं। और 80 नंबर आपको लिस्ट में अंदर करने और लिस्ट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए कभी भी आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो पहला जो लर्निंग था मुझे अपने टेस्ट सीरीज से ये मिला और मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, तभी मेरे 41 से 105 नंबर आए। दूसरी गलती जो मैं करता था, जो मैंने सीखा कि पहले क्वेश्चन में मैं एग्जांपल्स का, गवर्नमेंट डेटा का, लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी और फैक्ट एंड फिगर्स का यूज बहुत कम करता था, या तो करता ही नहीं था या तो बहुत कम करता था, जिसकी वजह से मेरे आंसर जो थे बहुत वेग लगते थे और वेग आंसर के कभी मार्क्स नहीं होते थे। कभी भी मेरे कोई पॉइंट रहते थे किसी कम्युनिटी के सजेशन से बैक नहीं रहते थे, मैं कोई पॉइंट को मतलब वेगली लिख देता था, तो उसके आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। आपके थॉट का कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई पॉइंट लिखिए तो आपको बताना पड़ेगा कि किस कम्युनिटी ने रिकमेंड किया है। सिंपल सी बात है। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे आप एडीआर रिपोर्ट की बात करिए। आप सिंपली अगर वेग डेटा लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। साथ ही ये जैसे GS3 का पेपर है, तो GS3 के पेपर में आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूज करिए। मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे का यूज बहुत कम करता था, तो ये सब चीजों का आप यूज करिए, तब आपको मार्क्स काफी मिलेंगे। उसी तरह GS2 का पेपर रहेगा तो आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का यूज करना पड़ेगा, वहां पे उसको आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेगा। तो हर पेपर के कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा आंसर करते वक्त। इसी बारे में मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला है, आप उस पोस्ट को जाके मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे पढ़ सकते हैं कि GS1, GS2, GS3, GS4 में क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए, ताकि आपके हर क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स ज्यादा बढ़ पाए। तो ये सेकंड गलती थी जो मैं पहले करता था और बाद में मेरे अपने आंसर में इसको सुधारी।
तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे पेपर में एनालिसिस का लैग करता था, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो जो पॉइंट पूछ ले गए मैंने उस पॉइंट को लिख दिया, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आंसर में एक एनालिसिस का पार्ट दिखाना है कि आपने चीजों का एनालिसिस किया है। आप किसी कमेटी का रिकमेंडेशन लिख रहे हैं तो सिर्फ कमेटी का नाम मत लिखिए, आप कमेटी के नाम के साथ उसकी एक दो रिकमेंडेशन भी लिखिए, ताकि आपका जो पार्ट है एनालिसिस का वो कंप्लीट रहे। सिंपली आप मैकेनिकल और वेग आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर से मान लीजिए आपको फैक्ट एंड फिगर्स याद नहीं आ रहे हैं तो मोटा मोटा आप एक दो फैक्ट और फिगर याद रखिए, बट अपने आंसर में आप एनालिसिस पार्ट रखिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन पूछा था कि फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आपको अपने आंसर में चीजों को शो करना पड़ेगा कि फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर हो क्यों रहा है। आपको एक दो कमेटी के डेटा कोड करने पड़ेंगे, आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कोड करना पड़ेगा, आपको कोई एग्जाम्पल कोड करना पड़ेगा, आपको चीजों को करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज आप होलिस्टिक वे में, एनालिटिकल वे में लिखेंगे तब आपको मार्क्स मिलेगा। और ये चीज हर एग्जाम पर डिपेंड करता है, चाहे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, क्योंकि पेपर के नेचर अब बदल रहे हैं तो उनकी चेकिंग करने के पैटर्न भी बदल रहे हैं। और एग्जामिनर जो है वो मैकेनिकल आंसर को नहीं पसंद करता, उसको एनालिटिकल आंसर चाहिए। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपका आंसर बाकियों से अलग होगा और एक होलिस्टिक आंसर रहेगा। और चौथी गलती जो मैं करता था वो अपने आंसर को कभी भी करंट से लिंक नहीं किया। सिंपली मैंने जो पूछता था क्वेश्चन में उनको लिख देता था, और अगर से कोई करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तब तो ठीक है, मैंने करंट के बारे में लिखता था, बट जो स्टैटिक आंसर है उसको मैं करंट से लिंक नहीं करता था। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करना है, आपको स्कोप देखना है कि अगर से क्वेश्चन में आप चीज़ों को करंट से लिंक कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है ना वो आपका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लगता है। और कोशिश किया कीजिए कि अपने आंसर्स को आप अपने जो जितने भी जीएस आप पढ़े हैं उनमें हर पॉइंट से रिलेट करिए। फॉर एग्जांपल मुझे याद है एक बार क्वेश्चन आया था अर्बनाइजेशन पे, तो मैंने उसको हड़प्पा के सिविलाइजेशन से कनेक्ट किया था कि जो अर्बनाइजेशन है, जो टाउन प्लानिंग है, वो हमारी हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही है। तो चीज़ों को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और इस टाइप के आंसर लिखेंगे। तो कोशिश करिए कि आप अपने पेपर को जो जीएस के सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उनमें जो टॉपिक्स है उनसे कनेक्ट करिए, अपने पेपर को आप करंट से कनेक्ट करिए। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर को, आपके आंसर को एक अच्छा टच देंगी और अच्छा मार्क्स स्कोर करने में काफी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको ये बता पाऊं कि मैं क्या गलती करता था और उन गलतियों पे मैंने कैसे काम करके अपने मार्क्स को इंप्रूव किया। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली होगी, आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिला होगा। इसके बाद आपको कोई डाउट है आंसर राइटिंग को लेकर या फिर इन जनरल किसी भी जीएस के पेपर को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जिनका प्री का पेपर आ रहा है तो आप जो है वो प्री पे फोकस करिए, क्योंकि आप प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। और जब आप प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं तो आपको दिमाग में टेंशन नहीं रहता है, तो आप प्री के बाद के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस वक्त आप प्री पे फोकस करिए। मेंस के लिए भी मैं आपको इसी तरह गाइड करता रहूंगा। मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।